नमस्कार साथियों, मैं राजेंद्र आप सबका स्वागत और अभिनंदन करता हूं अपने YouTube चैनल एस्ट्रोलॉजी बेस्ड ऑन लघु पाराशरी में। जैसा मैंने अपने पिछले वीडियो में आप लोगों से बताया था, मैं एक बच्चे की कुंडली ले रहा हूं जिसका नाम श्री राम है और छोटा बच्चा है। 15 सितंबर 2021 को 21:10 मतलब 9:10 शाम को रायबरेली यूपी इंडिया में जन्म हुआ है उसका। लेकिन ये बात भी मैंने आपको बता रखी है, मैं दोहरा रहा हूं कि पीछे की कुछ ऐसी चीजें जो आगे बढ़ने के लिए, प्रेडिक्शन में आगे बढ़ने के लिए जरूरी होती हैं, उनको मैं दोहराऊंगा। जो आवश्यक बातें होंगी वही। तो सबसे पहले जो चीज मैं आज बता रहा हूं आपको, और ये भी एक चीज और मैं दोहरा दूं, हो सकता है ये श्री राम की जन्म कुंडली एक सीरीज हो जिसमें 2-3 या इससे भी ज्यादा वीडियो हो, क्योंकि बहुत धैर्य के साथ बड़ा डिटेल में मैं समझाऊंगा और वे बातें जो इंपॉर्टेंट हैं वे रिपीट होंगी, केवल इंपॉर्टेंट बातें। एक बात और, आगे बढ़ने के पहले यदि आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया उसे सब्सक्राइब करें। अब मैं शुरू करता हूं आज का वीडियो। राशि चक्र या भचक्र। भचक्र 12 राशियों का समूह है। आकाश मंडल की 12 राशियों का समूह है और चक्र है, राशियों का चक्र है, इसलिए गोल है। उसी राशि चक्र को जन्म कुंडली के विभिन्न खानों में फिट कर दिया जाता है। बच्चे के जन्म के समय आकाश में ग्रहों की जो स्थिति होती है, उसी स्थिति को जब जन्म कुंडली में फिट कर देते हैं, उसमें समायोजित कर देते हैं, तब उस बच्चे की जन्म कुंडली तैयार हो जाती है, जिसका समय विशेष में जन्म हुआ रहता है। अब इस बच्चे का जन्म हुआ है मेष लग्न में, और मेष लग्न काल पुरुष की कुंडली की लग्न होती है। तो आप ये जो कुंडली जो मैंने बना रखी है, यह कुंडली नहीं है लेकिन राशि चक्र बना हुआ है और इसे आप काल पुरुष की कुंडली कह सकते हैं। काल पुरुष की कुंडली में ग्रहों की स्थिति नहीं दिखाई जाती, बस केवल कुंडली के 12 भावों में विभिन्न राशियां और 9 ग्रह दिखाए जाते हैं। इस राशि चक्र को भचक्र कहते हैं। चक्र 360 डिग्री का होता है, गोलाकार। सुविधा के लिए उसे जब बनाते हैं तो चौकोर और त्रिभुज के आकार का विभिन्न भाव बनाते हैं। ये 12 भाव, 12 राशियों के अनुसार 12 भाव बन जाते हैं। राशि चक्र या भचक्र होता है 360 डिग्री का। एक राशि 30 डिग्री की होती है। 12 राशियां मिलके राशि चक्र या भचक्र बनाती हैं 360 डिग्री। एक राशि 30 डिग्री की। एक नक्षत्र, राशि का फिर और छोटा विभाजन है जिसे नक्षत्र कहते हैं। नक्षत्र को भी और छोटे भाग में विभाजित किया जाता है जिसे नक्षत्र चरण कहते हैं। नक्षत्र चरण का बहुत महत्व होता है। एक राशि 30 डिग्री की, एक नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का और एक नक्षत्र चरण 3 डिग्री 20 मिनट का। एक नक्षत्र में 4 नक्षत्र चरण होते हैं और इस तरह से 4 नक्षत्र चरण मिलके 13 डिग्री 20 मिनट का एक नक्षत्र बनाती है, जो मैंने यहां लिखा है 4 × 3 डिग्री 20 मिनट। ये एक नक्षत्र चरण का एरिया हुआ। इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो पूरा पूरा नक्षत्र आ जाएगा 13 डिग्री 20 मिनट का। और 27 नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट के मिलके 360 अंश का राशि चक्र या भचक्र बनाते हैं।
चाहे आप इस तरह से कह सकते हैं 12 राशियां 30-30 डिग्री की 360 अंश का राशि चक्र या भचक्र बनाती हैं, या भचक्र में 12 राशियां होती हैं, या दूसरे शब्दों में कह सकते हैं कि भचक्र में, राशि चक्र में 13 डिग्री 20 मिनट के 27 नक्षत्र होते हैं। जो भचक्र या राशि चक्र 360 डिग्री का है उसमें 13 डिग्री 20 मिनट के 27 नक्षत्र होते हैं। अब एक नक्षत्र चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का, तो 108 नक्षत्र चरण, हर नक्षत्र चरण 3 डिग्री 20 मिनट का, वो पूरा राशि चक्र बनाते हैं, भचक्र बनाते हैं। इस 108 का बहुत महत्व होता है। और ये नक्षत्र चरण नवमांश कुंडली बनाते हैं। मैंने पहली बार नवमांश कुंडली का नाम लिया है अपने वीडियोज में, और वह इसलिए कि जब तक आप जन्मांग, जन्म कुंडली में पारंगत ना हो जाएं, नवमांश को भूल जाएं, और जब जन्म कुंडली को ढंग से समझ लें तब जन्म कुंडली और नवमांश को मिला के प्रेडिक्शन करें। नवमांश जो संभावना जन्म कुंडली से बनती है उसको निश्चित करता है, कमजोर करता है, या कभी कभी खंडित भी कर देता है। इसलिए नवमांश कुंडली का बहुत उपयोग है। जिस तरह से जन्म कुंडली होती है उसी तरह से नवमांश कुंडली, और नवमांश कुंडली में जिस तरह से इसमें 12 भागों में 300 पूरा राशि चक्र विभाजित होता है, या कह सकते हैं 27 नक्षत्रों में विभाजित होता है, उसके बजाय 108 नक्षत्र चरणों में विभाजित किया जाता है इसका, और उससे प्रेडिक्शन किया जाता है। इसलिए नवमांश कुंडली का बहुत उपयोग है। अब 9 नक्षत्र चरण, हर नक्षत्र चरण 3 डिग्री 20 मिनट का, ये मिलके बनाता है 30 डिग्री की एक राशि। सिंपल मैथमेटिकल कैलकुलेशन। एक राशि चक्र, एक वृत्त, आकाश मंडल 360 डिग्री का, उसको जब हम 12 राशियों में डिवाइड करेंगे तो एक राशि आएगी 30 डिग्री की, और वह 12 राशियां मिलकर 360 डिग्री का राशि चक्र या भचक्र बनाएगी। एक राशि 30 डिग्री की। और अगर फर्दर डिवीजन करते हैं नक्षत्रों में तो एक नक्षत्र आएगा 13 डिग्री 20 मिनट का, और इस तरह से पूरा का पूरा राशि चक्र 27 नक्षत्रों में डिवाइड हो जाएगा। 27 नक्षत्र, हर नक्षत्र 13 डिग्री 20 मिनट का, वह एक राशि चक्र या भचक्र के बराबर होगा। फर्दर और छोटा डिवीजन करेंगे, 108 शुभ अंक 108 तक डिवाइड करेंगे, तब नक्षत्र के चरण मिलेंगे। एक नक्षत्र चरण होगा 3 डिग्री 20 मिनट का, और उसको 108 से मल्टीप्लाई करेंगे तब 360 डिग्री का राशि चक्र बनेगा, जो नवमांश कुंडली बनाने के काम आता है, जिसके बारे में मैं तब बात करूंगा जब आप जन्म कुंडली को लेकर पारंगत हो जाएं। उसी तरीके से 9 नक्षत्र चरणों से एक राशि बनती है 30 डिग्री की, और हर नक्षत्र चरण होता है 3 डिग्री 20 मिनट का। संक्षिप्त में मैंने इसे कवर किया। अब यह राशि चक्र के 12 भाव, हर भाव 30-30 डिग्री का। पहला भाव कहलाता है लग्न, इसलिए यहां पर प्रथम भाव या पहला भाव नहीं लिखा गया है। दूसरे भाव को द्वितीय भाव, तृतीय भाव, चतुर्थ भाव, पंचम भाव, षष्ठम भाव, सप्तम, अष्टम, नवम, दशम, एकादश और द्वादश लिखा गया है। पहली बात आप देखेंगे कि राशियों का क्रम और भावों का क्रम घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में बढ़ रहा है, एंटी क्लॉकवाइज बढ़ रहा है। घड़ी की सुइयों की गति इस तरीके से होती है। यहां पर राशियों का क्रम, राशि चक्र में राशियों का क्रम जो बढ़ रहा है वह
घड़ी की सुइयों के विपरीत दिशा में बढ़ रहा है और उसी दिशा में भाव बढ़ रहे हैं। हर भाव 30-30 डिग्री का है। पहला भाव 30 डिग्री, दूसरा भाव 30 डिग्री, यह 30 डिग्री, यह 30 डिग्री और यह 30 डिग्री। 12 भाव, हर भाव 30 डिग्री का। इस तरह से 360 डिग्री का पूरा राशि चक्र। इस राशि चक्र में यह पूर्व दिशा है। लग्न में जो राशि उदित होती है, लग्न में वह राशि लिखी जाती है जो पूर्व दिशा में उदित होती है। और श्री राम का जिस समय जन्म हुआ उस समय मेष राशि उदित हुई थी, इसलिए पहला भाव उसमें लग्न लिखा गया, क्योंकि पहले भाव का नाम लग्न है। उसमें उदित हुई राशि मेष लिख दी गई और साथ ही साथ मेष राशि का स्वामी मंगल लिख दिया गया। मेष राशि का स्वामी मंगल लिख दिया गया। उसमें 3 चीजें अलग अलग इंक का इस्तेमाल किया गया है जिससे आपको ढंग से समझ में आए। लग्न, उसमें मेष राशि और मेष राशि का स्वामी मंगल और मेष का अंक 1। मेष राशि के लिए, चूंकि मेष राशि चक्र की पहली राशि है, इसलिए उसे जन्म कुंडली में 1 अंक से प्रदर्शित करते हैं। और जब वास्तव में कुंडली बनाई जाती है तब राशि नहीं लिखी जाती, राशि का अंक लिखा जाता है। जब एक्चुअल कुंडली श्री राम की मैं बनाऊंगा तो उसमें मेष नहीं लिखा होगा, 1 लिखा होगा। और जरूरी नहीं कि यहां पर मंगल भी लिखा जाए। मंगल उसी समय लिखा जाएगा जब मंगल लग्न में स्थित होगा। अदरवाइज लग्न लिखा जाएगा और लग्न की राशि, जो राशि पूर्व दिशा में उदित हो रही है मेष राशि, उसका अंक 1 लिखा जाएगा। बाकी ये पूरा का पूरा भाव खाली होगा। तो ये पहला भाव हुआ। दूसरा भाव, द्वितीय भाव लिखा गया है। द्वितीय भाव में वृष राशि आती है जिसका स्वामी शुक्र है। तृतीय भाव में मिथुन राशि आती है जिसका स्वामी बुध है। और चतुर्थ भाव में कर्क राशि आती है जिसका स्वामी चंद्रमा है। पंचम भाव में सिंह राशि आती है जिसका स्वामी सूर्य है। षष्ठम भाव में फिर से बुध की राशि आती है जिसका स्वामी कन्या है। सप्तम भाव में तुला राशि आती है जिसका स्वामी शुक्र है। और अष्टम भाव में वृश्चिक राशि आती है जिसका स्वामी मंगल है। नवम भाव में गुरु की राशि धनु आती है। दसम भाव में मकर आती है शनि की राशि। एकादश भाव में कुंभ राशि आएगी जो शनि की राशि है। द्वादश भाव में मीन राशि आएगी जो गुरु की राशि। अब यहां आप ये ध्यान रखिए कि जो द्वितीय भाव लिखा है या तृतीय भाव लिखा है वह भाव के लिए लिखा गया है, और 2 का जो अंक लिखा गया है वह इसलिए 2 लिखा गया है क्योंकि द्वितीय भाव में शुक्र की राशि वृष है। अब मान लीजिए लग्न में जिस समय बच्चे का जन्म हुआ उस समय पूर्व दिशा में मीन राशि उदित होती है, तब यहां लग्न लिखा जाएगा और लग्न में मीन राशि का अंक 12 लिखा जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, इसमें सबसे ज्यादा लोग कंफ्यूज होते हैं। यह हर कुंडली में यह भाव प्रथम भाव होगा, इसको लग्न कहा जाएगा। और जो राशि उदित होगी वह लग्न में लिखी जाएगी। उसी तरीके से दूसरे भाव में वह द्वितीय भाव होगा, लेकिन राशि चक्र जो उस समय जो चक्र बन रहा है बच्चे के जन्म के समय, दूसरे भाव में जो राशि पड़ रही है, मतलब लग्न में मान लीजिए 12 पड़ रही है तो मेष पड़ेगी द्वितीय भाव में, उसका अंक 1 यहां लिखा जाएगा, 12 यहां पे लिखा जाएगा। इसे आप ध्यान से समझ लीजिए। यह हमेशा लग्न होगा, यह हमेशा प्रथम भाव होगा, और इस भाव में वह राशि लिखी जाएगी जो पूरब दिशा में उदित होगी। बाकी राशियां और भाव बढ़ते हुए क्रम में
आगे बढ़ते रहेंगे, भाव नहीं लिखे जाएंगे। जैसे द्वितीय भाव तृतीय भाव नहीं लिखा जाएगा, राशि का नाम नहीं लिखा जाएगा, बस लिखा यह जाएगा कि कौन सी राशि उस भाव में पड़ रही है। इसके अलावा यदि उस राशि में कोई ग्रह स्थित है तो वह ग्रह भी लिख दिया जाएगा। अब इसमें देखते हैं, मंगल मैंने लिख रखा है, यहां पर एक अंक या मेष राशि है, इसका मतलब हुआ मंगल मेष राशि का स्वामी है, उसका अंक 1 है। इसके अलावा मंगल लिखा है अष्टम भाव में, जहां वृश्चिक राशि लिखी गई है। तो मंगल की 2 राशियां हो गई, पहली मेष राशि और दूसरी वृश्चिक राशि। पहली राशि का अंक 1 है और दूसरी राशि का अंक 8 है, क्योंकि मेष राशि चक्र की पहली राशि है और वृश्चिक राशि चक्र की 8वीं राशि। इसी तरीके से शुक्र की एक राशि 2 है, और वृष है, जिसका अंक 2 यहां लिखा गया है, और दूसरा तुला है जो सप्तम भाव में लिखी गई है। इस तरह से शुक्र की भी 2 राशियां हुई, एक वृष और दूसरी तुला। इसी तरह से बुध की 2 राशियां हुई, एक मिथुन और दूसरी कन्या। मिथुन राशि का अंक 3 है और कन्या राशि का अंक 6 है। चंद्रमा की एक ही राशि है कर्क, और सूर्य की भी एक ही राशि है सिंह। चंद्रमा और सूर्य एक एक राशि के स्वामी हैं। अब अगर 2 राशियां चंद्र और सूर्य की निकाल दी जाएं तो बचेंगी 10 राशियां, और ग्रह बचेंगे 5। बाकी बचे हुए 5 ग्रह 10 राशियों के स्वामी हैं। इसका मतलब हुआ कि सूर्य और चंद्र के अलावा हर ग्रह 2 राशियों का स्वामी होगा। अब यहां पे आप और सारे ग्रह और राशि कवर हो गई। गुरु 9वें भाव और द्वादश भाव का स्वामी है। यहां गुरु की राशि धनु है और यहां गुरु की राशि मीन। राशि चक्र में गुरु धनु राशि और द्वादश राशि का स्वामी है। 9वीं राशि का अंक हुआ 9, धनु राशि का अंक हुआ 9, इसलिए यहां पे लिखा गया है 9वां भाव धनु राशि, उसका अंक 9, और गुरु लिखा गया है धनु का स्वामी। उसी तरीके से द्वादश भाव, मीन राशि द्वादश भाव में, उसका स्वामी गुरु, और द्वादश भाव का अंक 12 लिख दिया गया है। मकर और शनि, मकर और कुंभ शनि की राशियां हैं। 10वें भाव में 10 लिखा गया है, जो मकर राशि का अंक है, और उसका स्वामी शनि है। एकादश भाव में कुंभ राशि है, उसका स्वामी शनि है, और कुंभ का अंक 11 लिख दिया गया है। एक बात हो गई। दूसरी एक और बात मैं कह के अपनी बात खत्म करता हूं आज। लग्न में मेष राशि है, उसका स्वामी मंगल है, इसलिए मेष इस कुंडली का लग्नेश हुआ। इसी तरह से अष्टम भाव में भी मंगल की राशि है, इसलिए अष्टम भाव का स्वामी मंगल हुआ। इस तरह मंगल इस कुंडली का लग्नेश और अष्टमेश हुआ। मंगल इस कुंडली का लग्नेश और अष्टमेश हुआ। शुक्र इस कुंडली का द्वितीयेश और सप्तमेश हुआ। बुध इस कुंडली का तृतीयेश और खष्टेश हुआ। चंद्रमा इस कुंडली का चतुर्थेश हुआ, और सूर्य इस कुंडली का पंचमेश हुआ। गुरु इस कुंडली का नवमेश हुआ और द्वादशेश हुआ। शनि इस कुंडली का दशमेश और एकादशेश हुआ। अब छोटी सी एक बात और आगे बढ़ा रहा हूं मैं। पहला भाव व्यक्ति स्वयं, संक्षेप में इसे तन कहा गया है। तन
व्यक्ति का शरीर। वैसे तो व्यक्ति का शरीर, व्यक्तित्व तो सब कुछ आता है, लेकिन जब भावों की कारकत्व की बात होती है तो संक्षिप्त में बृहदपाराशर में इसे तन कहा गया है, तनु बल की लिखा गया है। तन से, व्यक्ति के शरीर से, व्यक्ति स्वयं से। दूसरा है धन का भाव, व्यक्ति का धन। तीसरा हुआ भ्रातृ, पराक्रम, सहज भी इसको कहते हैं। और भाई बहन, सहज भाव। तीसरा भाव सहज भाव, और तीसरे भाव का स्वामी सहजेज, सहसेज, सहजेश, सहज भाव, सहजेश। तृतीयस मतलब सहजेश। और ये चतुर्थेश, चतुर्थ भाव का स्वामी चतुर्थेश। और यह चतुर्थ भाव का संबंध हुआ मां से। तन, धन, भ्रातृ, मातृ, मां, सुत। सुत कहा गया है, लेकिन बेसिकली संतान, कन्या या बालक, बालक या बालिका। उसके बाद फिर ये शत्रु, पत्नी या पति। और अष्टम भाव आकस्मिक दुर्घटनाएं, मृत्यु। अष्टम भाव का एक कारक मृत्यु। उसके बाद धर्म, धर्म के बाद कर्म, कर्म के बाद फिर ये आय, और फिर ये व्यय। अब धन से संबंधित दो भाव हो गए, एक धन है, दूसरा आय। आय का मतलब नियमित आय, जो पैसा हमको लगातार या अक्सर मिलता रहता है। और ये हुआ धन, जो हमारे पास बचता है, मतलब जो हमारी आय है उसमें से कुछ व्यय हो गया, और जो बचा वह द्वितीय भाव के कारकत्व से संबंधित हो गया। 11वें भाव में आय हुई, 12वें भाव में व्यय हो गया, उसके बाद जो कुछ बचा वह हमारा धन है। तन, धन, सहज, पराक्रम कह सकते हैं, भाई बहन कह सकते हैं, मातृ, मां, संतान, शत्रु, पति पत्नी, मृत्यु, धर्म, कर्म, हर तरह का कर्म, नौकरी, इसके अलावा सामाजिक कर्म, आर्थिक कर्म, जितने भी कर्म का एरिया बहुत बड़ा है यहाँ पर। उसके बाद फिर यह आय, और उसके बाद व्यय। बस आज का वीडियो मैं यहीं पर समाप्त करता हूं। इसे एक बार देखें, 2 बार देखें, कोई नई चीज नहीं है, तमाम लोगों के लिए पुरानी चीज है। फिर भी उन्होंने ध्यान से सुना, जिनके लिए पुराना है उन्होंने भी ध्यान से सुना, इसके लिए आप सबको बहुत बहुत धन्यवाद। और अगले वीडियो में मैं फिर नया कुछ कवर करूँगा। धन्यवाद आप सब।